नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस की खास पेशकश देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं अहम खबरों का। उत्तराखंड में एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ पीएम मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 रोड शो और राष्ट्रीय स्तर पर 6 रोड शो होने हैं। वहीं बता दें कि इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी संबंध में सीएम धामी सलाहकार समूह की मीटिंग लेने वाले हैं। मीटिंग के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देंगे। आपको बता दें, नवंबर-दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्लान की गई है। वहीं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सीएम धामी सलाहकार समूह की आज इसी सिलसिले में मीटिंग लेने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, नवंबर-दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्लान किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कई विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। बंदरों और जंगली सूअरों से प्रदेश में खेती को नुकसान हो रहा है। वहीं बंदरों की संख्या को सीमित करने का निर्देश एसएस संधू द्वारा दिया गया। वहीं बंदरों के बंध्याकरण के लिए बंध्याकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए भी योजना तैयार करने के निर्देश एसएस संधू द्वारा दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं बंदरों की संख्या को सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, जंगली सूअरों और बंदरों के चलते खेती को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, देहरादून से खबर सामने है, जहां पर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। कई विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें, बंदरों और जंगली सूअरों से प्रदेश में खेती को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने निर्देश जारी किए हैं। बंदरों की संख्या को सीमित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं होने वाले नुकसान के रोकथाम के लिए भी योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बंदरों के बंध्याकरण के लिए बंध्याकरण केंद्रों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए योजना तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं अगले 24 घंटे के लिए 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में अलर्ट जारी किया है। साथ ही चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इन 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। येलो अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं अगले 24 घंटे के लिए 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए भी
अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन 7 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं लगातार प्रशासन बारिश से होने वाले नुकसान पर अपनी नजर बनाए हुए है, लगातार एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, बारिश के चलते उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं अगले 24 घंटे के लिए इन 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर शामिल हैं। साथ ही चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल प्रशासन बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहीं उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर शामिल हैं। देहरादून के विकास नगर स्थित लांघा क्षेत्र के जाघन गांव में भू धसाव हो गया। इसकी चपेट में आने से 9 परिवारों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीणों की 7 गौशालाएं भी ध्वस्त हो चुकी हैं। वहीं एक सरकारी स्कूल भी खतरे की जद में आ गया है। गनीमत यह रही कि भू धसाव से पहले ही लोग घरों से बाहर निकल गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव किया। वहीं देर रात देहरादून के एसएसपी दलीप कुंवर ने प्रभावित गांव का दौरा किया और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। साथ ही बता दें कि भू धसाव की इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी भी गांव पर भू धसाव का खतरा बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। खबर देहरादून से सामने है, जहां पर विकास नगर में बड़ा हादसा हो गया। भू धसाव से 9 मकान ध्वस्त हो गए। कुल लगभग 15-16 परिवार थे, जिसमें से 9 मकान जो है पूर्णतः ध्वस्त हो गए। 7 गौशाले नष्ट हो गए हैं और लगभग 50 से 60 लोग हमारे उनको सबको सेफली जो है हमारी पुलिस एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। यहाँ पर स्कूल में आस्था गाँव के लोगों लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं कर ली गई है और जो भी अन्य रिलीफ के संबंधित जो कार्रवाई की जाएंगे वो कल के बाद शुरू होगा। देहरादून में भू धसाव से 9 मकान ध्वस्त हो गए। वहीं खतरे की जद में करीब 10 आशियाने आए हैं। वहीं एक सरकारी स्कूल भी खतरे की जद में लगातार बना हुआ है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी खबर पर विकास नगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो खतरे की जद में ये 9 मकान आए हैं, वहीं एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। फिलहाल जान माल की तो कोई नुकसान नहीं है। क्या कुछ फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी तैयारियां हैं, बताइए। कल ये दिन में लगभग 1:30 और 2:30 बजे के बीच में आपदा आई और ये पूरा के पूरा गांव लैंडस्लाइड के जद में आ गया, जिसमें 7-8 मकान तो जमींदोज हो गए, बाकी में भी बहुत क्रैक्स और टिल्ट वगैरह हो गए हैं। तो 100% लोगों को हम लोगों ने वहां से इवैक्यूएट कर दिया कल रात को ही, कल शाम को ही, और उनको पड़ोस के गांव के एक स्कूल में रिलीफ कैंप बना दिया है और ग्रामीणों ने खुद भी बहुत आगे अपने घरों में भी रखने का उन्होंने ऑफर किया, तो उन्होंने ये सब भी किया। रात को एसडीआरएफ, डीआईजी मिस्टर कुंवर और सम एडीएम, एसडीएम और सब वहां पर एक घटना और उत्पन्न हुई। वहां से जो 82 पावर हाउस है, वहां से 2 इवैक्यूएशन लाइन उसको बोलते हैं, बड़े टावर्स पे जो जाती हैं, एक शेरपुर फीडर और एक जाजरा फीडर वो निकलती है।
उसमें एक जगह टावर भी एक जगह एक आध जगह खिसक गए और वो झुक गए, जिस वजह से वहां पे ट्रांसमिशन लाइन भी टेंशन क्रिएट होने की वजह से टूट गई। इलेक्ट्रोक्यूशन की किसी तरह की घटना ना हो इसलिए उन दोनों लाइनों को तत्काल आइसोलेट कर दिया गया, पावर हाउस से सप्लाई बंद कर दी गई। साथ ही मैं और आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो सरकारी स्कूल है जिसकी स्थिति भी फिलहाल खतरे में बनी हुई है, वो सरकारी स्कूल को लेकर और साथ ही मौजूदा स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या कुछ एक्शन फिलहाल प्रशासन ले रहा है? ये गलत जानकारी है। जिस सरकारी स्कूल में जूनियर हाई स्कूल पस्ता में रिलीफ कैंप बनाया गया वो बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड स्कूल है। उसका बारीकी से मैंने खुद डीआईजी ने और मेरे साथ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, एडीएम ने, एसडीएम ने, सबने निरीक्षण किया और वहां पर रिलीफ कैंप बनाया गया। स्कूल बिल्कुल जद में नहीं है। जहां पे हमने रिलीफ कैंप बनाया वो गांव तो पूरा के पूरा जद में है और बाकायदा पूरा जो एक्सग्रेशिया है वो अभी बांटा जा रहा है। अभी हमारे एसडीएम पूरी टीम वहां पर है, डीएम भी वहीं पर पहुंच रही है। दूसरा, राशन सबको परिवारों को उपलब्ध करा दिया गया और कम्युनिटी किचन भी प्रारंभ कर दिया गया है। और किसी भी प्रकार का सरकार प्रशासन में खुद चीजों को मॉनिटर कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की कठिनाई ग्रामीणों को नहीं आने दी जा रही। लेकिन हाँ, आपदा बड़ी है। जियोलॉजिकली इसको दो तरीके से कहा जाता है। पहाड़ खिसकने के दो कारण होते हैं, एक टॉप फेलियर होता है जो नीचे से खिसकता है, एक टॉप फेलियर होता है जो ऊपर से खिसकता है। इसमें जो मेजर लैंडस्लाइड आया है ऊपर से आया है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन से धीरे बहुत बहुत धीरे धन्यवाद मुन्ना सिंह चौहान जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें खतरे की जद में करीब 10 आशियाने आ चुके हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर विकासनगर से है, जहां पर फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें विकासनगर में बड़ा हादसा हुआ जहां पर भूधसाओं से 9 मकान ध्वस्त हो गए। बरसात के सीजन के दौरान डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच कई पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ गए हैं, जहां इनमें से कुछ पुलिसकर्मियों का उपचार कैलाश अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि डीआईजी और एसएसपी देहरादून ने डेंगू रोग से पीड़ित पुलिसकर्मियों से उनका हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही चिकित्सक से उन्हें दिए जा रहे उपचार के संबंध में भी जानकारी ली गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कौशल विकास और सेवा योजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में मान्यता दे दी है, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक उत्तराखंड में उपनल और पीआरडी के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की नियुक्ति होती आई थी, लेकिन अब सेवा योजन विभाग के द्वारा भी आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। उपनल के माध्यम से जहां पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को ही नियुक्ति देने का प्रावधान है, तो वहीं पीआरडी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को ही आउटसोर्स के तौर पर नियुक्ति दी जाती रही है। लेकिन अब उत्तराखंड में सेवायोजन विभाग के माध्यम से भी आउटसोर्स कार्मिक के तौर पर उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति मिल सकेगी।
बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर जीत का दावा किया है। जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला की माने तो सियासी दलों के लिए हर चुनाव परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन कांग्रेस बागेश्वर की चुनाव परीक्षा में पहले ही फेल हो गई है, क्योंकि जिस दल को प्रत्याशी चयन की परीक्षा में ही हार का सामना करना पड़ रहा हो, वो चुनाव क्या जीतेगी। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में हर चुनाव जीती है और इस बार भी बागेश्वर चुनाव में रिकॉर्ड मतों के साथ बीजेपी जीत दर्ज करेगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तो वहीं प्रत्याशियों की लिस्ट के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने महेंद्र भट्ट के बयान पर पलटवार किया है। बता दें कि कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों की लिस्ट राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को भेजी थी, जिसके बाद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से 3 दावेदारों की लिस्ट मांगी थी। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भड़कते हुए भाजपा सरकार पर परिवारवाद का आरोप लगा रही हैं और गरिमा दसौनी ने कहा कि प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस का आंतरिक मामला है, भाजपा को अपने गड़े मसलों पर ध्यान देना चाहिए। पैनल में कौन नाम भेज रही है कौन नहीं भेज रही, वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। महेंद्र भट्ट बताएं कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी से भी ऊपर हो गए। जो प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद पर चोट कर रहे हैं, वो आकंठ आज परिवारवाद में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कैसे डूबे हुए हैं, वो आप सारे प्रदेशों में हालात देख लीजिए। देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बैनर तले कर्मचारी आंदोलन चलाएंगे। सांसद आवासों पर घंटी बजाओ अभियान को तेज करेंगे, जिसको लेकर संगठन की ऑनलाइन बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पेन्यूली ने कहा 20 अगस्त को सांसद आवासों पर घंटी बजाई जाएगी और 1 अक्टूबर को दिल्ली में रैली निकाली जाएगी। इस दौरान सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए दबाव बनाया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन चलाया गया। घंटी बजाओ अभियान के तहत यह आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कुछ पुल तेज बहाव और कटाव के चलते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सुसवा नदी पर बना बुल्लावाला पुल पानी के तेज बहाव के चलते भारी कटाव के बाद हवा में दिखाई दे रहा है। तो वहीं पुल की अप्रोच रोड और पुल के बीच में अब दरारें भी आ गई हैं, जिसके बाद अब भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। साथ ही पुल को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है। लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव में बीती रात शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तनवीर अहमद की परचून की दुकान को निशाना बनाकर आधा दर्जन चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखी 50,000 से अधिक की नकदी और हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरों की पूरी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी किए गए सामान लेकर चोर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी कि 2:51 पे रात वो घुसे जो कैमरे में आ रहे हैं और 3:02 पे निकल गए और 3:05-6 के लगभग हमें पता लग गया। उसके बाद वो मतलब हाथ नहीं आए। फिर उसके बाद पुलिस आ गई थी। 10-20 मिनट के बाद ही पुलिस ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मिले नहीं वो। अब पुलिस ने 9 बजे बुला रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी कम से कम 1.5 लाख के लगभग का नुकसान है। यहाँ पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, चोरों ने दुकान को निशाना बनाया और उसमें रखी 50,000 की नकदी और सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें, शटर तोड़कर ये चोरी की गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, 50,000 से अधिक की नकदी चोरी की गई, साथ ही सामान भी चोरी किया गया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
आराकोट बंगाण क्षेत्र में साल 2019 में आई विनाशकारी आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर पुल आज तक नहीं बन पाया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को मजबूरन पिछले 4 सालों से जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। 2 पंचायतों को जोड़ने वाला दुचाणु किराणु मोटर पुल अब तक नहीं बन पाया है, जिससे किसानों के लिए भी बड़ी मुसीबत आ गई है। दरअसल किसानों की सेब की फसल अभी भी बगीचों में पड़ी हुई है, जिसे मंडी तक पहुंचाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही चुनावी लड़ाई भी शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी बुधवार को नामांकन कर दिया गया है तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बसंत को रण में उतारा गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महिला को टिकट दिया है भाजपा ने, जिनको राजनीति का करेगी। हालांकि बीजेपी इस चुनाव में जीत का बड़ा दावा कर रही है, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से सहानुभूति कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल बीजेपी ने चंदन रामदास की पत्नी को ही उनकी सीट पर उम्मीदवार बनाया है, लिहाजा बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस को यहां चंपावत जैसी ही हार झेलनी पड़ेगी। देखिए, आज नामांकन का दिन है और जिस प्रकार का उत्साह बागेश्वर की जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से चंदन रामदास के कार्य का प्रभाव है। प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही पूरे बागेश्वर के अंदर एक उत्साह का वातावरण था, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूं कि आज का जो नामांकन है अभी तक के बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा संख्या का नामांकन रहने वाला, बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन अवसर पर हमारे मध्य रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा जी हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है और हमने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को टिकट दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और मैं हर चैनल में ये बात कहता हूँ कि 3 सबसे बड़े कारण हमारे जीतने के, चंदन रामदास जी का जो लोगों से यहाँ पे रिश्ता रहा है, जो उनका प्यार लोगों की तरफ रहा है और उनके परिवार को लोगों ने प्यार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, और तीसरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करके 1.5 साल में जो उनका नेतृत्व रहा है, ये 3 हमारे सबसे बड़े कारण रहेंगे चुनाव जीतने के। देखिए, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या था? कांग्रेस के तो जो पैनल में प्रत्याशी थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए और उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के कामों से इम्प्रेस होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले बसंत कुमार को अब कांग्रेस ने अपना सेनापति बनाकर मैदान में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए उतार दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर रहेगा जारी। नमस्कार।